निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। अर्थात अपनी मातृभाषा की उन्नति ही सभी उन्नति का आधार है। जीवन में मिलने वाली समस्त सफलताओं का आधार मातृभाषा यानी कि निज भाषा ही होती है। अपनी मातृभाषा के ज्ञान के बिना मनुष्य अपने मन की बात भी किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता है। हमने इस दोहे को हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता निज भाषा से लिया है। इस दोहे को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सभी प्रकार की शिक्षा में निज भाषा के रूप में यानी कि अपनी मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने पर जोर देते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव देहात। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, केंद्र की मोदी सरकार ने 34 साल से चल रही शिक्षा नीति में बदलाव को लेकर नई शिक्षा नीति को अंतरिम मंजूरी प्रदान की है। अब इस नई शिक्षा नीति 2020 का लागू होना लगभग तय माना जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको नई शिक्षा नीति में हुए बदलावों के बारे में आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपने वीडियो की शुरुआत में हिंदी के इस दोहे का प्रयोग हमने क्यों किया, इसका नई शिक्षा नीति से क्या ताल्लुक है, यह हम आपको बता रहे हैं। सरकार द्वारा ड्राफ्ट की गई नई शिक्षा नीति में लोकल यानी कि स्थानीय यानी कि मातृभाषा को बढ़ावा दिया गया है, जो कि ऊपर बताए गए दोहों की यथार्थता को साबित करता है। शिक्षा में बढ़ावा के साथ साथ शिक्षा को ज़्यादा व्यवहार कुशल अपनी भाषा यानी कि लोकल भाषा में बनाना में मदद मिलती है। अब हम आपको बताते हैं कि शिक्षा नीति का क्या मतलब होता है, ये शिक्षा नीति क्यों बनाई गई है। शिक्षा नीति का मतलब है कि कब विद्यालय में जाना है, कब कॉलेज में पढ़ना है और उसके साथ साथ विषय की स्वतंत्रता क्या होगी, कब कब बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी और पढ़ाई का दूरगामी मकसद क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा नीति की शुरुआत के बारे में। भारत में स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के ज़माने से ही ये शिक्षा प्रणाली चली आ रही है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा नीति में थोड़ा बहुत सुधारों की बात अगर छोड़ दी जाए तो आज भी शिक्षा प्रणाली में पढ़ाने का मकसद और पढ़ाने का जरिया एक जैसा ही है। शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव आखिरी बार 1986 में राजीव गांधी के शासनकाल में आज से लगभग 34 साल पहले हुआ था, जब शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए शिक्षा नीति को परिवर्तित किया गया था। वर्तमान की बीजेपी सरकार ने नई शिक्षा नीति लाने के लिए अपने घोषणा पत्र में ही सन 2014 के लोकसभा चुनाव में ही कर दिया था और उसी को पूरा करते हुए अपने पहले कार्यकाल में इसमें बहुत सारे कार्यों को पूर्ण कर लिया गया था। इसी क्रम में नई शिक्षा नीति को लेकर पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में अक्टूबर 2015 में 5 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मई 2016 में सरकार को सौंप दी थी। सरकार ने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट्स की जिम्मेदारी इसरो के पूर्व चेयरमैन प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय टीम को जून 2017 में सौंपा। लगभग 2 साल की मेहनत और गहन अध्ययन के बाद यह ड्राफ्ट 31 मई 2019 को MHRD मंत्रालय को सौंप दिया गया। ड्राफ्ट्स को लेकर MHRD मंत्रालय ने देश के प्रमुख शिक्षाविदों एवं देश के लोगों से इस पर सुझाव भी मांगे और सुझावों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट्स में कुछ बदलाव किए गए और इस बदलाव के साथ इस ड्राफ्ट को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी। समय परिवर्तन की गति में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण एवं व्यवहार परक बनाने के लिए रिसर्च एवं नई तकनीकी के साथ साथ नवाचार से देश को शीर्ष पटल पर पहुंचाने के लिए यह एक जरूरी कदम था। आइए अब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति में हुए सुधारों के बारे में। सबसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति में स्कूलों की शिक्षा में हुए बदलावों के बारे में। वर्षों से चली आ रही 10+2 प्रणाली में बदलाव करते हुए इसे 5+3+3+4 में बांट दिया गया है, यानी कि 3 से 8 साल तक, जिसे बुनियादी अवस्था कहा जा रहा है, उसमें प्री प्राइमरी और कक्षा 2 तक शिक्षा प्रदान की जाएगी। 8 से 11 साल तक यानी कि जिसे 3 कहा गया है उसे माध्यमिक अवस्था कहा गया है और इसमें
जो है आपका प्राथमिक अवस्था में 3, 4, 5 कक्षा की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके बाद 11 से 14 साल कक्षा वर्ष आएगा, इसे माध्यमिक अवस्था कहा गया है और इसमें 6, 7, 8 की पढ़ाई को पूर्ण कराया जाएगा। इसके बाद 14 से 18 में उच्च अवस्था यानी कि 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई कराई जाएगी। कक्षा 1 व 2 के बच्चों को खेलने कूदने के साथ साथ उन्हें आम बोलचाल की भाषा आ जाए, इस पर विशेष जोर दिया जाएगा। कक्षा 5 तक के बच्चों को गणित, विज्ञान, उसके साथ साथ शारीरिक शिक्षा के विषयों के बारे में बुनियादी समझ उनके अंदर विकसित हो, इस पर जोर दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों में औपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ उनके अंदर वोकेशनल कोर्स पढ़ाया जाएगा और कौशल को विकसित कराया जाएगा। अब बात करते हैं उच्च अवस्था की शिक्षा के बारे में, उसमें क्या बदलाव किया गया है। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों को इसमें लगभग 8 सेमेस्टर होंगे और प्रत्येक सेमेस्टर में 5 से 6 विषय होंगे। इसमें से 2 से 3 विषय ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, यानी कि छात्रों को सभी विषयों को पढ़ने की पूर्ण आज़ादी प्रदान कर दी। और इस अवस्था में बच्चों के कौशल विकास के साथ साथ इनकी इंटर्नशिप भी होगी। वो किसी कारपेंटर के यहाँ, किसी दुकान वाले के यहाँ, किसी लोहार के यहाँ जाकर कौशल संबंधी कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो नई शिक्षा नीति में इस अवस्था में बताई गई है वो ये है कि इससे सुविधा संपन्न लोगों में काम करने की आदत विकसित होगी। जो लोग बुद्धि से थोड़ा ढील थे, पहले कहते थे कि हमारे बच्चे कहीं काम करने नहीं जाएंगे, हम बड़े ख़ानदान में पैदा हुए हैं, तो ये सारी उनकी जो दिमाग की उपज थी, जो रूढ़िवादी परंपरा उनके अंदर विकसित थी, नई शिक्षा नीति के जरिए उन ऐसे अध्यापकों के अंदर इस प्रकार की मानसिकता को जो है एक सबक प्रदान किया गया है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में बोर्ड की परीक्षाओं का एक जो हवा रहता है बच्चों के अंदर, उसको कम करने की बात की गई है। साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इसकी पूरी जो है संभावना है। अब हम आपको बताते हैं कि स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति में सबसे दिलचस्प बदलाव क्या हुआ है। अभी तक छात्रों के रिपोर्ट कार्ड में जो है विद्यालय के द्वारा ही उनका मूल्यांकन होता था, लेकिन अब जो है छात्र अपने रिपोर्ट कार्ड में एक ऐसा कॉलम होगा जिसमें स्वयं का मूल्यांकन करेंगे और उसके अलावा उनका मूल्यांकन उनके साथ पढ़ने वाला सहपाठी भी करेगा। स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के बाद कॉलेज में दाखिले के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने की व्यवस्था आएगी और इसके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाने जाने की बात सामने आई है। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव किया गया है, यानी कि 12वीं के बाद की कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में नई शिक्षा नीति में क्या कुछ नया है। अब यह मल्टीपल एंट्री और एग्जिट वाली पढ़ाई होगी, यानी कि अगर आप 1 साल पढ़ते हैं स्नातक में तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जो है डिप्लोमा दिया जाएगा, अगर 3 साल या अगर आप जो है कोर्स को कंप्लीट करते हैं तब आपको डिग्री प्रदान की जाएगी। सरकार की भाषा में इस नीति को क्रेडिट पॉलिसी कहा गया है। नई शिक्षा नीति में नौकरी के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो स्नातक जो है वो आपका 3 साल का होगा, रिसर्च के लिए पढ़ाई करते हैं तब जो है 4 साल का होगा, और अगर आप 1 साल का जो है आपका पीजी होगा और 4 साल का पीएचडी होगा। सबसे खास बात यह है कि नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में स्ट्रीम की छात्रों को पूरी आज़ादी दी गई है। रिसर्च प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए अमेरिका की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जो साइंस के साथ साथ आर्ट्स के विषयों में भी फंडिंग का कार्य करेगा। अन्य क्षेत्रों की तर्ज पर शिक्षा के क्षेत्र में भी नई शिक्षा नीति में विदेशी उपनिवेश यानी कि एनजीओ के द्वारा कार्य किए जाने का भी प्रावधान रहेगा, जिससे भारतीय शिक्षा के वैश्वीकरण में मदद मिलेगी। तो ये तो रही नई शिक्षा नीति की आसान भाषा में कागजी बातें। वर्तमान भारत के आधुनिक परिदृश्य में लगभग 60 से 70% छात्र छात्राएं की संख्या जो है वो ग्रामीण भारत से आती है, यानी कि अब देखना ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी द्वारा गांव देहात के स्कूलें, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किस हद तक लागू होगा। सरकार की किसी भी योजना या पॉलिसी का आधार, सफलता का आधार जो है ज़मीनी स्तर पर उसके कार्यान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन पर निर्धारित होता है।
हम सरकार से यही जो है उम्मीद कर सकते हैं कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी और बेहतर ढंग से लागू कराए। अगर आपको हमारे द्वारा नई शिक्षा नीति पर दी गई ये जानकारी लाभप्रद लगी हो तो आप जो है वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।